गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, यानी कि एक क्लास का सेकेंड चैप्टर वर्ण विचार। बेटा देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप ये क्या है कि अपनी ग्रामर की बुक आपके पास होनी चाहिए, उसका पेज नंबर 15 ओपन होना चाहिए। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे या साथ में आप इसको वीडियो को सुनते रहें और पेज को आप निकालेंगे, उसको देखते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी वर्णों पर विचार करना कि वर्ण विचार होते क्या हैं। बेटा जब बच्चा छोटा होता है तो जब पैदा होता है तो वो सिर्फ रोता है, उसके मुख से सिर्फ ध्वनि बाहर निकलती है। उस ध्वनि को हम समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाहता है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो म प प प द फिर दादा पापा मामा ऐसे शब्द बोलना स्टार्ट करता है जो इजी होते हैं। तो बेटा जब वो बच्चा रोता है या पक्षी जो चहचहाते हैं उसको वो सिर्फ छोटी ध्वनियां होती हैं, उनको हम चिन्हित नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम लिख नहीं सकते। चिन्हित करना मतलब उसको लिखना। लेकिन जब बच्चा हमारे साथ घुलता मिलता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, हमें बोलते हुए देखता है तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे मामा मामा पापा ऐसे बोलता है तो वो उनको हम लिख सकते हैं। वो ध्वनियां जो होती हैं उनको, उनके जो शब्द होते हैं उनको हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो वर्ण विचार में क्या आता है, सबसे पहले हम ये इजी वर्ण, जैसे घर में फैमिली में बच्चा बोलना शुरू करता है, नर्सरी केजी में आता है तो बच्चों को पहले पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, उनको आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना सिखाया जाता है। उसके बाद उन्हें सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए वर्ण क्या होते हैं। स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जैसे ए आ ई ये 11 होते हैं और व्यंजन क ख ग ये आपके 33 व्यंजन होते हैं। तो बेटा क्या होता है कि आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले स्वर और व्यंजनों का पूर्ण तरह से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया आप लोग स्वर व्यंजन भूल गए होंगे। लेकिन इससे पहले आप अपनी इस बुक के 15 पेज से आप स्वर और व्यंजन याद करेंगे। बेटा क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में भी नहीं आता लेकिन उससे पहले जब वो परिवार में रहता है तो अपने मन के विचार यानी अपनी मन की बातें बोलकर प्रकट करता है। मामा, दूधू, भूखा, इस तरह के वर्ड्स वो यूज करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है। ठीक है बेटा। तो क्या होता है, जो ये वर्ण बोले जाते हैं, जो ध्वनियां निकाली जाती हैं, इन ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं, उनको चिन्हित कर देते हैं तो वो वर्ण हो गए, ये भाषा हो गई। ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से जो वर्ण हैं, जो वर्णों से जो शब्द बनते हैं, शब्दों से जो वाक्य बनते हैं, ये हमारे विचारों को प्रकट करने का साधन है। ठीक है बेटा। जैसा कि आपकी बुक में फर्स्ट लाइन है, जब हम अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए बोलते हैं, भाव मतलब मन की बातें तथा विचारों को प्रकट करने के लिए बोलते हैं तो हमारे मुख में अनेक ध्वनियां निकलती हैं, यानी आवाजें निकलती हैं। इन ध्वनियों में सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। क्या बेटा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ये, यानी कि जैसे हमने ए लिखा, आ लिखा, इससे छोटा वर्ण कोई नहीं होता, इससे छोटा कोई भी ध्वनि होती है उसको आप लिख नहीं सकते। ठीक है। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी को हम लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, यानी कि हमने क बोला तो क लिखेंगे, पै बोला तो पै लिखेंगे, तो जो ध्वनि निकली उसी का निश्चित चिन्ह हो गया ना। इन चिन्हों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। लिपि चिन्ह मतलब हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। अब जैसे बेटा अंग्रेजी की क्या है, रोमन। ठीक है बेटा। उर्दू की, अच्छा इस तरह से मतलब अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। ठीक है बेटा। क्योंकि आप हिंदी को ABCD से नहीं लिख सकते और अंग्रेजी को आप ए आ कै ख से नहीं लिख सकते, तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ठीक है बेटा। परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। यानी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है ए ई कै ग च न आदि। फिर फर्स्ट पॉइंट है वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, यानी कि जो वर्ण ध्वनि जो हम मुख से निकालते हैं, जैसे ए बोला तो हमने ए लिख दिया, तो ये लिखित रूप है। वर्णों के सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, संयोजन मतलब जोड़ से। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप
संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं बेटा। क्या हम देखते हैं संस्कृत में और हिंदी में तो हम ए ई का ये बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो हम ABC बोलते हैं, ना कि E बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषा के अलग अलग उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना अलग अलग होता है। अब वर्णमाला, वर्णों का निश्चित व क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी कि बेटा जो वर्णमाला, अब ये मान लो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजन आते हैं। अब स्वर उनको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए के बाद आप ई लिख दो, ए के बाद आ ही आएगा। तो ये जो क्रम है ये एक माला की तरह है, यानी कि एक के बाद एक वर्ण, ठीक वर्ण ही आना चाहिए। ठीक है बेटा, स्वर और व्यंजन। अयोगवा बेटा, स्वर के बाद अयोगवा, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है बेटा, अयोगवा वो होते हैं ना तो इनको स्वरों में शामिल किया जाता है और ना ही व्यंजनों में किया जाता है। फिर बेटा व्यंजन है, इसमें 5 वर्ग होते हैं, कवरग, चवरग, टवरग, तवरग और पवरग। इसको लर्न करने का तरीका बेटा, हर वर्ग का पहला वर्ण ले लो, क, च, ट, त, प, तो एक शब्द बन गया कचट तप। अगर किसी बच्चे को ये व्यंजन के 5 वर्ग याद करने में प्रॉब्लम है तो वो इस शो ट्रिक को अपनाए कि वो कचट तप एक शब्द याद रखे। कचट तप को आप कहीं भी लिखो और पहला वर्ण मान लो क उठाया तो क, ख, ग, घ, ड़ लिख दिया, च उठाया तो च, छ, ज, झ लिख दिया। यानी कि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि क के बाद ट की लाइन आनी है या च की लाइन आनी है। ठीक है बेटा, ये 5 वर्ग के बाद आएगा अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन श, स, है। नव विकसित व्यंजन वो होते हैं बेटा, यानी वो उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ये व्यंजनों में शामिल नहीं होते, लेकिन ये शब्द की डिमांड के अकॉर्डिंग आते हैं। देखो बेटा, ड तो आता है, लेकिन ड के नीचे जो बिंदी है अड़ा ये नहीं आती, ये शब्द के अकॉर्डिंग ही आती है। ड आता है, ढ नहीं आता। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन अक्षर, त्रय, ग, श। संयुक्त व्यंजन मतलब बेटा इसमें 2 व्यंजन जुड़े होते हैं स्वर रहित। आगत ध्वनियां, यानी कि वो दूसरी भाषाओं से ये ध्वनियां आ गई हैं शब्द के लिए, तो ये शब्द की जब डिमांड होती है तो इनको हम यूज कर लेते हैं। आज फ। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वर्तमान समय में टाइपराइटरों तथा कंप्यूटरों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण देवनागरी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण हो गया है, यानी इनमें कुछ सुधार कर दिया गया है। वर्ण के भेद अभी बताए थे बेटा, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बेटा, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाए तो वे स्वर कहलाते हैं। बेटा इसकी ध्वनि के साथ कोई और ध्वनि बाहर नहीं निकलती। जैसे हमने ए बोला तो सिर्फ ए की ध्वनि ही आती है, आ बोलते हैं तो आ की ध्वनि ही आती है, इसमें और किसी ध्वनि का मेल नहीं है। यानी कि ये अपने रियल उच्चारण में ही इनका, यानी कि जिस तरह से इनका उच्चारण करते हैं वैसे ही हम इनको लिख देते हैं। इसमें हम किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनको हम अच भी कहते हैं बेटा। इनकी संख्या 11 होती है। बेटा स्वर को जो उच्चारण है, उच्चारण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फर्स्ट बेटा ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में बेटा कम से कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दूसरा है बेटा दीर्घ स्वर, इसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या है 7, यानी कि आपके सारे जो स्वर होते हैं 11 वो इसी में आ गए, ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ स्वर में जो ए, ई, ऊ, री को छोड़ करके जो स्वर बचे वो आपके दीर्घ स्वर में आ गए। अब बेटा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में बेटा ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, अब ज्यादातर इसको प्लुत स्वर हिंदी से गायब ही हो गया है। जैसे ध्वनि निकलती है ना ओम, तो ये जो ध्वनि है ये प्लुत स्वर के अकॉर्डिंग आती है। अब बेटा हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो इसके मूल रूप में, दूसरा इसका मात्रा के रूप में। बेटा मूल रूप में जैसे कि हम कह सकते हैं उसका वही मूल रूप आ जाता है, जैसे आकाश आ गया एज इट इज, इमारत में ई आ गया, उपजाऊ में ऊ आ गया आदि। लेकिन ये मात्रा के रूप में आते हैं तो स्वर जो है मात्रा का रूप ले लेते हैं। तो ये कब आते हैं? जब ये व्यंजन के साथ आते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के साथ इस तरह से आती है बेटा।
ऐसी कोई मात्रा नहीं होती। आ लाल, ई विनय, बड़ी ई झील, छोटा ऊ मुस्कान, बड़ा ऊ झूला, ए मेला, बड़ी ए शेषव, ओ मोहन, औ गौरव। ठीक है बेटा, आशा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं बेटा? स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी अन्य वर्ण की सहारे की जरूरत नहीं होती बोलते वक्त, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए ए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं बेटा क, ख, इसमें देखते हैं, बोल के देखते हैं तो क्या होता है कि हर व्यंजन के साथ ए स्वर शामिल होता है, लेकिन जिस व्यंजन के नीचे यानी क, ख, ग, जो आपके 33 हैं, इनके नीचे अगर आप हलंत लगाते हो तो ही वो व्यंजन स्वर रहित माना जाएगा। अगर उसको आप हलंत नहीं लगाते हो तो वो स्वर रहित नहीं है, यानी कि उसके अंदर स्वर शामिल है, लेकिन बेटा उच्चारण सेम रहेगा नीचे हलंत लगाने के बाद भी और न लगाने के बाद भी। ठीक है बेटा, उच्चारण के आधार पर बेटा पहले मैं व्यंजन की परिभाषा बता देती हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुक कर बाहर निकलती है। इनकी संख्या 33 होती है, लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन और विक्षिप्त व्यंजन मिलने के बाद वो 39 हो जाते हैं। बेटा उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 3 है। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बेटा स्पर्श व्यंजन यानी कि स्पर्श नाम से क्लियर है, स्पर्श मतलब छूना। बेटा जब इनका उच्चारण मतलब जब इनको बोला जाता है तो कंठ यानी गला, होठ, जीवा मतलब जीभ आदि आपस में मिलते हैं तो वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या बेटा 25 होती है। ये होते हैं आपके पांचों वर्ग, कवरग, चौरग, टवरग, तवरग और पवरग। ये जो सारे हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, ये एक तरह से बस गले से आवाजें निकलती हैं, इसमें कोई भी चीज आपस में स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। नेक्स्ट बेटा ऊष्म व्यंजन। बेटा इनके उच्चारण में जो हवा है ना, उच्चारण मतलब बोलते वक्त जो हवा है वो रगड़ खाती हुई मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उष्मा उत्पन्न करती है, गर्मी उत्पन्न करती है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, 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 ह। लेकिन बेटा ज्यादातर क्या है, श और स के उच्चारण में कोई खास अंतर नहीं है। इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में यानी षटकोण शब्द का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे भाषा, भाषण, आभूषण। ठीक है बेटा, ये इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि ट वर्ग से पहले श का प्रयोग होता है, तो जैसे आधा से आता है कष्ट, कृष्ण, काष्ठ, सृष्टि। अब श और श का कर्मश यदि एक ही शब्द में स और श आते हैं तो पहले वर्ण श यानी किस वाला स और बाद में षटकोण वाला स आएगा, जैसे विशेष, विशेष, विशेषण, शिष्टाचार। अड और ढ भी बेटा नए शब्द की डिमांड के अकॉर्डिंग उत्पन्न किए गए वर्ण हैं। इनको भी वही शब्द के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ाई, सीढ़ी, झगड़ा, मकड़ी, लड़ाई। अब बेटा नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन था ये बेटा, हाँ बेटा अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बेटा संयुक्त जैसे संयुक्त नाम से स्पष्ट 2 व्यंजनों का मेल। अब बेटा संयुक्त व्यंजन ही इसमें 2 व्यंजनों का मेल, तो 2 व्यंजन हुए तो इसका मतलब उनके अंदर स्वर नहीं है, वो आधे रहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित मतलब उनके अंदर स्वर नहीं है। और बेटा व्यंजनों को स्वर रहित कब माना जाता है, जब उनके नीचे हलंत लगा हुआ हो। तो जिन व्यंजनों के नीचे हलंत लग गया वो स्वर रहित माने जाएंगे। तो इन्होंने स्वर रहित का मतलब होता है आधा व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नीचे दिए गए हैं बेटा, देखो क्ष जो है क, आधा क के नीचे हलंत है, श षटकोण के नीचे हलंत है तो बन गया अक्षय। रक्षक, क्षितिज। त्रय में बेटा त आधा, र आधा। लेकिन बेटा अगर हम क्ष, त्रय, ज के नीचे जो आपको हलंत दिखाई दे रहे हैं, इन हलंत को हटा दें तो श के साथ जो क क्ष है, क प्लस श है, तो इसके साथ ही जो ए और प्लस कर देंगे तो ये हलंत हट जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही र के बाद अगर ए प्लस कर देते हैं तो त्रय के नीचे का हलंत हट जाएगा।
ऐसे ही जय, य के पीछे जो प्लस ए कर दे तो जय के नीचे का हलंत हट जाएगा। अगर ये दोनों जय और ये आधे हैं तो इनके नीचे सामने दिखाया गया है कि जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ये स्वर रहित है, यानी इनके अंदर स्वर का मेल नहीं है, लेकिन उच्चारण इनका सेम रहेगा। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व नाम से स्पष्ट है। द्वित्व मतलब डबल, जो एक स्वर रहित व्यंजन का समान मतलब बराबर, उसी जैसा, मान लो ट है तो ट, च है तो च के साथ जब मेल होता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वो तो ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो अलग अलग व्यंजनों का मेल है, लेकिन जो द्वित्व व्यंजन है वो एक ही व्यंजन का दो बार आ जाना, यानी डबल बार आ जाना, वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे बेटा आधा क और फिर क, जैसे हो गया च और च, कच्चा, ट ट, आधा ट और फिर ट, मैं, आधा मैं और मैं, ये ऐसे आपके इनसे बेटा शब्द क्या बन सकते हैं। देखो धक्का, क और आधा क से धक्का, ब आधा च, च से बन गया बच्चा, ट आधा ट से बन गया मिट्टी, स आधा मैं और मैं से बन गया सम्मान, नेक्स्ट बन गया बिल्ली। ठीक है बेटा, ऐसे आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपके 2-3 पेज बचते हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।